राजनीति में जैसे आप आए उससे पहले आपको लगता हो कि यार झाड़ोल के विधानसभा क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, और आपके राजनीति सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो पूरा हो गया हो। विपक्ष का आरोप है कि इस बार जो भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो आज तक कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। फिर वो पेपर लीक के मुद्दे हो, हर पेपर आउट, 17-18 पेपर जो है वो सारे इसमें आउट हुए। उसके बाद जब सरकार संकट में थी तब कई सारे विधायकों पर पैसे लेकर सरकार बचाने का आरोप भी लगा। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी बीटीपी बीजेपी की? जैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ाती है तो सीटें रिजर्व हैं, बीजेपी का लड़ा तो भी आदिवासी है, कांग्रेस का लड़ा तो भी आदिवासी है, फिर इस पार्टी को आने की क्या ज़रूरत है? लगता है आपको कुछ कमी रही होगी बीजेपी कांग्रेस दोनों की, इसलिए उनको आना पड़ा? कि मतलब 50 साल का करियर आपने बता दिया राजनीति का, 50 साल में आपको कई सारे पद मिले, कई सारे लोगों को आपने बनाया भी होगा, तो कभी ऐसा रहा लगा आपको कि यार इसको बना के गलती की? नहीं। या इसको बना के अच्छा किया? नहीं। इसमें अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा? नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल मूवी टॉक शो में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं, और इस सीरीज में हम राजस्थान की तमाम सारी विधानसभा सीटों पर विधायक के जो उम्मीदवार हैं प्रत्याशियों से और मौजूदा विधायकों के साथ साथ तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट झाड़ोल विधानसभा में। झाड़ोल विधानसभा सीट दक्षिणी राजस्थान की उदयपुर जिले की एसटी रिजर्व सीट है, और वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल खराड़ी विधायक हैं। आज इस सीरीज में बात करने के लिए राजस्थान के इस महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, यहाँ के विधायक जो हैं वो इनकी ही मेहनत से जीतते हैं और विधानसभा पहुँचते हैं। ऐसे नेता आदरणीय रामलाल जी गांधी साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। साहब वेलकम, आपके चैनल के आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सीरीज की शुरुआत करें उससे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि राम जी गांधी जो हैं एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से आए और राजस्थान की राजनीति में विधानसभा झाड़ोल की सीट में इतनी ऊंचे पद तक चले गए कि आपके यहाँ पे विधायक जो हैं वो आपकी मेहनत से जीतते हैं। यहाँ की विधानसभा सीट में किसे टिकट दिया जाए, इसकी चर्चा आलाकमान आपसे करता है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मेरे विद्यार्थी काल से जी। लगभग 68 में मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था जी। 75 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना मैं झाड़ोल ब्लॉक का जी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के बाद में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, उदयपुर जिले में सेवादल यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य तीसरी बार हूँ मैं। तो मैं पार्टी की विचारधारा से जुड़ा था जी। मेरी पैतृक कोई बैकग्राउंड राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं थी जी। न मेरे परिवार में कोई इस तरह की राजनीति करता था जी। लेकिन मैं विचारधारा से आकर्षित होकर के पार्टी से जुड़ा, और तब से लेकर निरंतर एरिया में घूम कर के लोगों के बीच में काम करते हैं, तो लोगों का जुड़ाव भी है, उनका आशीर्वाद भी है जी। इसलिए बराबर पार्टी में भी पार्टी के नेता भी पूरा मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और यहाँ के जो भी महत्वपूर्ण मसले हो हमारे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे डेवलपमेंट के हो, चाहे अभी कैंडिडेट डिसीजन के हों या अन्य जो भी हों, तो निश्चित तौर से समय समय पर सलाह मशविरा करते रहते हैं, सलाह मशविरा राय लेते रहते हैं। विधानसभा सीट झाड़ोल की जो राजनीति का सफ़र आपने तय किया, इसमें अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा, और कभी ऐसी कोई खट्टी मीठी याद जो अगर आप शेयर करना चाहें कि यार राजनीति में नहीं आते तो क्या करते? राजनीति में कोई न तो मेरा टारगेट था, मैं राजनीति में जो एक अनायास ही जुड़ गया संगठन से, विचारधारा से जुड़ गया, और यूथ कांग्रेस के ज़माने से जब मैं जुड़ा तो यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं का, युवा साथियों का जो अटैचमेंट जुड़ा मेरे साथ उनका था, उनसे प्रभावित होकर के मैं निरंतर उनसे जुड़ा रहा। कभी फिर बाहर निकलने की बात सोची नहीं। रहा सवाल उतार चढ़ाव और कोई खट्टी मीठी यादें, तो राजनीतिक सफ़र है ही ऐसा, तो कई तरह की बातें समय के अनुसार होती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती है। उन सब को आत्मसात करते हुए निरंतर कार्यकर्ताओं, पब्लिक से जुड़ाव के साथ आगे बढ़ते रहे, तो वो सारी चीज़ें समय के साथ भूल भुला जाती हैं जी। और वही स्नेह, वही प्यार उस समय जब यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना सन 75 में जी। अब आप सोचिए 75 के बाद में ये 23 में है,
मतलब हम कम से कम 48 ईयर्स के बाद में बात कर रहे हैं। 50 साल से। तो आज भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि युवाओं का स्नेह आज भी उतना ही है मेरे से। जी। तो समय के साथ जिन जिन लोगों को जोड़ना था, जिनकी ज़रूरत थी पार्टी में, जिनको जोड़ने से पार्टी को लाभ हो सकता था, पार्टी मजबूत हो सकती थी, हमने बिना किसी ईर्ष्या भाव के, द्वेष भाव के उन लोगों को बराबर पार्टी से जोड़े रखा। तो आज भी उनका अटैचमेंट पार्टी के साथ भी है, हम लोगों के साथ भी। राजनीति में जैसे आप आए उससे पहले आपको लगता हो कि यार झाड़ोल के विधानसभा क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, और आपके राजनीति, सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो पूरा हो गया हो, ऐसा काम आपको याद आता है जिसको आपको लगा जब आप छोटे थे, जब शुरुआत आपने की राजनीति की, तब आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए? हमने जो ही शुरुआत में राजनीति जब हमने शुरू करी, उस ज़माने की बात हम करें तो न यहाँ सड़कें थी, न अस्पताल थे, न स्कूल थे, और एक एक स्कूल को खुलाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक मिडिल स्कूल खोलने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो हमारे मन में शुरू से यही था कि क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, या मुख्य रूप से कृषि पे आधारित लोग ज़्यादा हैं, बाकी बार मजदूरी करने जाते हैं वो अलग है। तो हमारी सोच ये थी कि भाई जहाँ पानी रुक सकता है वहाँ तालाब बने, बांध बने, एनीकट बने, जहाँ ज़रूरत है वहाँ विद्यालय खुले, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अस्पताल खुले, और जहाँ आवश्यकता है सड़कों की वहाँ सड़कें पहुँचे, जहाँ बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पानी लिफ्ट करके ही लोग खेती करते हैं पूरी। तो जब यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं थे तो बहुत कम खेती होती थी, तो बिजली कनेक्शन लोगों को हो। तो इस पर निरंतर हम जब भी अवसर मिला और जब भी हमारी सरकार बनी, जो भी जिम्मेदार मंत्री थे या मुख्यमंत्री जी थे, उनसे बराबर हम मांग करते रहे, और उसमें निश्चित रूप से हमको सफलता मिली है। अभी पिछले 5 सालों में आपकी सरकार राजस्थान में है, और अब चुनाव सभा के बिल्कुल मुआयने पर सरकार खड़ी है। कैसे देखते हैं आप पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ, सरकार ने कैसा काम किया? पिछले 5 साल में वर्तमान सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। मतलब ये कि हम लोगों में कई चर्चा करते रहते हैं, भाई लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ें हमको मांगनी चाहिए या सरकार हमको दे देगी। वो सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अशोक गहलोत जी का जो विज़न है, जो सोच है उनकी, वो खुद ही एक गरीब घर के उठ से आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में जो आदमी है उसके लिए उनकी सोच है कि उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठ सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक जीवन का स्तर हो, चाहे उनके डेली गृहस्थी का जीवन हो, रोजगार का सवाल हो। तो हर क्षेत्र में सरकार ने काम किए, और लोग सोचते रह गए कि भाई किस तरह से कर रहे हैं, कई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। इसलिए निश्चित रूप से जो सरकार ने इस बार जो काम किए, जो पीरियड पूरा होने जा रहा है, उसमें लोग बहुत खुश हैं, गदगद हैं, सरकार के प्रति बड़े वो है आशान्वित। आप उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में इस बार सरकार जो सत्ता का रिवाज है, क्योंकि राजस्थान की जनता दोबारा मौका देती नहीं है, पिछले 30 सालों में ये इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या इस बार रिवाज बदलेगा या फिर सरकार बदलेगी? इस बार रिवाज बदलेगा जी। और इसलिए रिवाज बदलेगा कि पिछली बार जब भी अशोक गहलोत जी की सरकार थी 98 से लेकर 3 तक जी, और चाहे वो 8 से लेकर के 13 तक जी, उस समय भी अच्छे काम हुए जी। फिर भी कुछ कमियां रह गई, कभी कर्मचारियों के सेक्टर में कोई कमी रह गई, कभी और कोई सेक्टर में कोई कमी रह गई, जी। तो उससे सरकार रिपीट नहीं हो पाई। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ लेकर के इस तरह के ऐतिहासिक काम किए हैं, और हम तो ये कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बार मास्टर स्ट्रोक खेला एक तरह से, कि भाई जनता को जो चाहिए और जो उम्मीद जनता करती है भी पिछले आने वाले 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, वो सारे काम अब कर देते हैं, तो क्या रिवाज बदल सकता है कि नहीं? और अब हम महसूस कर रहे हैं जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्पेटेंसी नहीं है। सारे चाहे सर्वे रिपोर्ट हो, चाहे अंदरूनी लोगों की मंशा हो, सारी तरफ से यही फीडबैक है कि सरकार रिपीट हो रही है। और नहीं तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि अभी चुनाव में तो महीना 1.5 महीना और बाकी है, और आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तो जितने राजस्थान के दौरे किए, मेरे ख्याल से इनको मन में डर लग रहा है कि भाई अभी रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। इसलिए वो खुद जाकर के अशोक गहलोत की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए, देखा होगा आपने परसों साम्राज्य में उन्होंने कहा भी एक योजना बंद नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, यानी कि वो इस योजना से प्रभावित है। और इधर गहलोत साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं 500 रुपये सिलेंडर कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं राइट टू हेल्थ
कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो। जी। तो कई तरह की ऐसी योजना है, योजना चाहे वो ओपीएस हो। जी। आज देखिए आप ओपीएस को लेकर के दिल्ली के अंदर कितने कर्मचारी आंदोलन पे हैं। जी। और निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे प्रधानमंत्री जी को करने पड़ेंगे, और करने के बाद में भी डेथ फुट पे आना पड़ेगा कि भाई ये इतनी सारी मांगे करने के बाद इन्होंने किया है, जबकि अशोक जी ने तो बिना मांगे ये सारी चीज़ें लोगों की मन की भावना को समझते हुए कर दी। आपने गहलोत सरकार के बहुत सारे काम गिनाए, तो विपक्ष का आरोप है कि इस बार जो भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो आज तक कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। फिर वो पेपर लीक के मुद्दे हो, हर पेपर आउट, 17-18 पेपर जो है वो सारे इसमें आउट हुए। उसके बाद जब सरकार संकट में थी तब कई सारे विधायकों पर पैसे लेकर सरकार बचाने का आरोप भी लगा। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, विपक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं जी। सबसे पहले तो वो इस बात का जवाब दे दे कि जो सरकारें गिराने का धंधा उन्होंने किया, हॉर्स ट्रेडिंग का, जी। चाहे वो कर्नाटक का किया था उस समय, चाहे मध्य प्रदेश का किया, चाहे गोवा का किया, और वो राजस्थान में भी प्रयास किया। जी। ये प्रश्न कहाँ से पैदा, वो राजस्थान में भी प्रयास किया। जी। तो उन्होंने क्या किया और क्या प्रलोभन थे, क्या स्वार्थ थे, या लोगों का इतना जबरदस्त आकर्षण स्वतः उनके प्रति हो गया। जी। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, और आम आदमी इस चीज़ को कह सकता है। जी। अब ठीक है, जनादेश मिला है तो मुख्यमंत्री जी तो सरकार बचाने का हर प्रयास करेंगे। अब उस पर आप आरोप कर दो, आपसे सरकार गिरी नहीं, जी। आपने खरीदने की कोशिश की, खरीदे भी गए या नहीं खरीदे गए, अब आपका काम, आप अपने मिशन में सफल नहीं हुए तो आपने आरोप लगा दिए कि भाई वो तो सरकार ने, अशोक जी ने उनको कुछ दे के मैनेज कर लिया इसलिए हम सरकार गिरा नहीं पाए। अरे भाई वो अंगूर खट्टे क्योंकि अब खा नहीं सकते। पेपर लीक का मुद्दा वो यहाँ उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हो रहा है। कम से कम यहाँ की सरकार ने तो इतना मजबूती से कड़ा कदम उठा करके, पहली गवर्नमेंट है जिसने असेंबली में कानून ला करके पेपर लीक में सम्मिलित लोगों के खिलाफ इतने सख्त कानून बनाए कि शायद आज दिन तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। और उसी का नतीजा है कि चाहे कोई सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के कोई कितने क्लोज बता रहो, 1% भी किसी को बख्शा नहीं गया, कार्रवाई की, जेल के अंदर लोग डाले गए हैं, सारी संपत्तियाँ जब्त हुई हैं, उनकी संपत्तियों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जी। तो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सरकार की जो योजना है, जो चुनावी साल के अंतिम साल में जिस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो स्कीम, फ्रीबीज स्कीम की चलती है, जिसको बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी हो या तमाम सारा विपक्ष हो, ये आरोप लगाता है कि ये तो आखिरी साल में केवल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट करके लोगों के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फ्रीबीज स्कीम चलती है जिसमें मोबाइल मिल गया, कहीं अनाज दे रहे हैं, कई नई स्कीम दे रहे हैं, लाइट के यूनिट्स फ्री दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे एक चीज़ बता दें बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री जी, ये गवर्नमेंट का राजस्व आता कहाँ से, सरकार का जी, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होती है? टैक्स से। जी। किसका टैक्स? जनता का। जनता का पैसा जनता की सुविधा के लिए बांटना कोई रेवड़ियाँ? जी। जनता के टैक्स के पैसे को, जो आरबीआई का पैसा है या और कोई पैसा है या टैक्सेशन का जो पैसा है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने में आप दे रहे हो। जी। हजारों करोड़ रुपए जो रोज मीडिया में आता है, अखबारों में छपता है, गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं जी कि अभी इतने बड़े व्यापारियों का, इंडस्ट्रीज का, उद्योगपतियों का इतना 1000 करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर दिया। तो रेवड़ी वो है ना, आप उद्योगपति, ये कोई रेवड़ी है क्या? ये तो गरीब की आवश्यकता है जी। आज मेडिकल एंड हेल्थ में जी आप देखिए गरीब आदमी की हालत ये, तो हमने देखा था प्रत्यक्ष रूप से कि जब आदमी बीमार हो जाता था, अस्पताल जाने से पहले आदमी साहूकार ढूंढता था, गांव में जाके कोई सेठ जी मिल जाए, कोई छोटी मोटी रकम रेन रख लें या खेती का टुकड़ा रेन रख लें तो हॉस्पिटल जाए। आज आदमी बेखौफ होकर के बीमार है, आराम से 108 पे फ़ोन करिए, गाड़ी आएगी, घर से ले जाएगी, हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे लाखों रुपए का, और वो इलाज करा के लौट जाएगा। हॉस्पिटल में जा रहा हुआ आदमी इस चीज़ को महसूस कर रहा है जी। आज क्या जरूरत, गरीब आदमी है, उसको स्वास्थ्य की जरूरत नहीं क्या, उसको शिक्षा की जरूरत नहीं क्या, वो बिजली का उपभोग नहीं कर सकता क्या? कर सकता ना। अब मान लीजिए उसके कैपेसिटी में नहीं है पेमेंट किया जाना, तो सरकार उसको मदद कर रही है। तो गरीब की मदद करने के लिए तो सरकार होती है जी। सरकार होती किस लिए? सरकार का काम क्या है? तो ये कहना कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हो और उसको रेवड़ी कह रहे हो जी। आज आप देखिए इंदिरा रसोई जो खोली है ना, कभी आप महसूस करिए उसके आसपास में जाके वहाँ का खाना खा के जो निकलता आदमी, वो कहेगा ये अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया, 8 रुपये में खाना तो मिल रहा है जी। आज ये फूड किट दिए, ज़रूरत नहीं है उसको रेवड़ी लगती है जी, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जो 2-2, 10, 5-5, 10-10 रुपये का तेल ले जा करके सब्जी बनाने का, वो अपने
वो ले जाते हैं, डेली की सब्जी के लिए डेली मसाले ले जाते हैं, उनको यदि वो 1 लीटर तेल मिल रहा तो उनको महसूस हो रहा कि ये चीज़ क्या है। जी, अब झाड़ोल की विधानसभा सीट पे अगर अपन आते हैं तो 2023 के विधानसभा चुनाव की अपन बात करें तो क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? आप यहाँ के इतने बड़े नेता हैं कि यहाँ की राजनीति कम से कम आपके आसपास ही चलती है, तो क्या तैयारी है पार्टी की इसमें? तो पार्टी की पूरी तैयारी है, और हम तो क्या सतत निरंतर काम करते रहते हैं। हम कोई चुनावी मोड वाले न तो लोग हैं, न कार्यकर्ता हैं, न नेता हैं। जी, हम 24 घंटे 12 महीना लोगों की सेवा करते रहते हैं, चाहे पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे पंचायत समिति के माध्यम से हो। और इसलिए हमें विशेष इलेक्शन मोड में आके काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जी, हमारी तरफ से तो इलेक्शन आपकी जब इच्छा हो तब करा लो। अभी 2 महीने पहले करा लेते थे तब भी हम रेडी थे, अब समय पे करा रहे हो तो भी हम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए झाड़ोल में कहते हैं कि अलग अलग गुटों में बटी हुई है, खंड बने हुए हैं। जैसे एक पूर्व विधायक हीरालाल जी दरांगी साहब अपना अलग गुट चलाते हैं, एक आपकी तरफ से एक अलग गुट चलता है, सुनील जी बजाज साहब अपना अलग गुट चलाते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है और वास्तविकता क्या है? नहीं, कोई गुट नहीं है। देखो, एक्चुअली राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है जी, ये तो ठीक है, रिजर्व सीटें हैं, वो रिजर्व क्लास से जो लोग आते हैं तो वो अपना भविष्य ढूंढते हैं कि भाई मुझे कोई जैसे प्रधान बन गया सोचता मैं एमएलए बनूं, एमएलए बन गया सोचता मैं एमपी बनूं, मंत्री बनूं। तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि आदमी कार्यकर्ता जब काम करता है पार्टी के अंदर तो उसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। जब महत्वाकांक्षा ही नहीं तो आदमी काम ही नहीं करेगा। जी, वो तो फिर नहीं महत्वाकांक्षा तो आदमी काम किस लिए करेगा? इसलिए वो अपनी अपनी कि भाई हम कैसे आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास करना, तो वो कोई गुटबाजी नहीं कहलाता है। जी, और हर आदमी अलग अलग ही प्रयास करता है, कोई सामूहिक रूप से थोड़ी नहीं करता भाई अच्छा हम कोई प्रयास नहीं करेंगे तेरे को आगे बढ़ाएंगे बाकी हम अपने घर पे बैठ जाएंगे। वो तो पार्टी के निर्णय करने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पे। आप कह रहे हैं पार्टी का निर्णय करने के बाद सब एक जगह है, तो 2018 के चुनाव की बात करें, 2013 में पूरे राजस्थान में, पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी की लहर जैसे कहा जाता है कि लहर थी, राजस्थान में 21 सीटें आई, उसमें आपके विधायक यहाँ से जीत कर जाने में कामयाब रहे थे, हीरालाल जी दरांगी। फिर 2018 में उनका टिकट क्यों काटा गया? आरोप ये भी लगता है कि आपकी उसमें रजामंदी थी, उनका टिकट कटवाया गया। मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। एक्चुअली विधानसभा में क्या होता है और पार्टी क्या करती है, पार्टी आपको अवसर दिया जी, और पार्टी सोचती है कि भाई आपको अवसर दिया, आपके पैरेलल सामने एक कार्यकर्ता और है जी, तो पार्टी को तो न्याय करना है, न्याय करना तो उसको भी अवसर दिया जाए। जी, तो पार्टी ने अवसर दिया ना, तो एक अवसर दिया तो एमएलए तो एक ही होता, 2 तो होते नहीं। जी, अब जिसको अवसर नहीं मिला वो कह दिया मेरा टिकट काट दिया, जी, जिसको अवसर मिला वो कह दे इसको दे दिया। अब मान लीजिए जिसको अवसर मिला उसको अवसर नहीं मिले, तीसरे को मिल गया तो वो कहेगा इसका काट दिया। काटना वाटना कुछ नहीं होता, जी। पार्टी अवसर देती रहती है। नुकसान तो हुआ आपको? नहीं, नुकसान देखो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। हमको नुकसान न तो टिकट काटने से हुआ, न टिकट बदलने से हुआ। हमको सिर्फ हार इसलिए हमारी हुई कि कोटड़ा जो बेल्ट है वहाँ निश्चित तौर से कहूँगा कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजकीय कर्मचारी जी, वो एक विचारधारा से बंधे हुए हैं या पता नहीं किस तरह से काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ हमको लॉस हो गया। लेकिन झाड़ोल में हम किसी तरह से कम नहीं हुए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, पिछला चुनाव और इस अगले वाला चुनाव। हम 13 में जब चुनाव जीते थे तब भी हमने 13,000 की बढ़त झाड़ोल से ली थी जी, और हम चुनाव हार गए तब भी हमने 12,500 पौने 13,000 की बढ़त झाड़ोल से ली है जी। लेकिन वहाँ उस समय हम कोटरा में 8,400 से पीछे थे जी, इस चुनाव में हम 25,000 पीछे हो गए, तो स्वाभाविक है वो इतना अंतर आना। जी, बाकी झाड़ोल और फलासिया वाले में इसमें हमारी उपलब्धि में कहाँ कमी? वही सरकार जैसे राजस्थान है, ये झाड़ोल की सीट जो है अलग अलग भागों में जैसे बिखरी हुई है। कोटड़ा में जैसे आपने स्वयं जो संस्था का नाम लिया, जैसे आरएसएस और वनवासी कल्याण परिषद का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और झाड़ोल के क्षेत्र में आते हैं तो कांग्रेस मजबूत रही है शुरू से। लेकिन एक और पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी हो या फिर अब एक भारतीय आदिवासी पार्टी हो, फलासिया का जो रीजन है उसमें एक्टिव है और अब तो सारे क्षेत्र में लगभग उनकी पकड़ है। उनके भी लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि इस बार तो हम लोग यहाँ से सीट निकालेंगे। तो क्या बीटीपी बीएपी आने से कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक नुकसान तो है ही, तो क्या झाड़ोल की सीट में भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप देखते हैं कैसे इसको? देखिए, ये आकलन करना और ये कहना कि बीएपी या बीटीपी आने से कांग्रेस को नुकसान होगा जी, या और किस पार्टी को नुकसान होगा जी, ये कोई मतदाता स्थिर नहीं होता है। जी, अगले चुनाव में जिस मतदाता ने हमको वोट दिया जी, हो सकता है इस चुनाव में उसमें से कुछ परसेंटेज मतदाता हमको वोट ना देना, जी, और अगले चुनाव में जिन मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया
हो सकता कोई मैक्सिमम परसेंट में वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे करके हमको वोट दें, जी क्योंकि मतदाता यदि बदलता नहीं जी। है तो सरकारें बदलती भी नहीं है, चुनाव का रिजल्ट भी बदलता नहीं है। जी इसलिए मतदाता अपना निर्णय करता रहता है, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो। आज कहते हैं भाई, आज मैं बताऊँ भी, आपने एक मोटा एक हुआ एक रूमर टाइप एक बना रखा है जी कि बीटीपी या बीजेपी से कांग्रेस को ही नुकसान होगा, जी और इसलिए कहते हैं किसी ज़माने में कम्युनिस्ट थी, जी तो उस समय में कहते थे कि कम्युनिस्ट है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बराबर चुनाव जीत रहे थे। जी और अब ये भी हैं तो ये अपना राजनीतिक एजेंडा लेके आए हैं, इनका अपना वोट बैंक होगा, और हमको चुनाव जीतना है तो हमारी पूरी एक्सरसाइज उस पर है कि हमको कितना वोट परसेंटेज किधर से अरेंज करना है, तो हम अपना अरेंज करेंगे, जी क्योंकि टारगेट जीत होती है। जी और चुनाव लड़ते हैं तो एक निश्चित उद्देश्य होता है कि इतने मत प्राप्त कर लेंगे तो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी बीटीपी बीजेपी की? जैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ाती है तो सीटें रिजर्व हैं, बीजेपी का लड़ा है तो भी आदिवासी है, कांग्रेस का लड़ा तो भी आदिवासी है, फिर इस पार्टी को आने की क्या ज़रूरत है? लगता है आपको कुछ कमी रही होगी बीजेपी कांग्रेस दोनों की, इसलिए उनको आना पड़ा? नहीं, ऐसा है कि जो ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, जी जो राजनीति में लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है, जी और महत्वाकांक्षा होती है तो कोई न कोई आदमी अपना एक अलग ग्रुप बना करके वो देखता है कि भी मैं अपना ग्रुप बना करके आगे बढ़ूँ जी और आगे बढ़ करके चुनाव लड़ूँ और चुनाव जीतूँ। जी और ऐसा हुआ भी है, राजस्थान में भी हुआ, अदर स्टेट में भी हुआ। आज देखिए आप छोटी छोटी जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य दल छोटे छोटे जो साउथ में हैं, जी कहीं कि वो महत्वाकांक्षा की तो उपज है। जी ये भी महत्वाकांक्षा की उपज है, और महत्वाकांक्षा इतनी ज़बरदस्त है। आप देखिए पूरे 5 साल हुए बीटीपी को यहाँ प्रकट हुए राजस्थान में, जो 2 विधायक उनके जीते। अब बीटीपी से अलग होकर बीएपी हो गई है, तो उसमें भी महत्वाकांक्षा है भाई इस बीटीपी के साथ रहने से अपने को जगह नहीं मिलेगी, जी ये बनेंगे तो अपना कुछ करते हैं। जी और अभी चुनाव आते आते देखो इसमें भी कुछ होता है। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी नहीं, महत्वाकांक्षा इतनी है, जी जी महत्वाकांक्षा इतनी है, एक दूसरा पसंद नहीं कर रहे हैं। जी क्योंकि बहुत जल्दी बनने के लिए तो मूल 2 पार्टियों को छोड़ के इधर आए, जी या तो कांग्रेस के साथ था आदमी, या बीजेपी के साथ था, या किसी ज़माने में कम्युनिस्ट के साथ था। क्यों छोड़ा उन्होंने लोगों के भले के लिए नहीं छोड़ा है, जी लोगों के हित के लिए नहीं छोड़ा है। ये तो समाज के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके कि भाई हम ही लड़ेंगे, भाई या तो रिजर्व सीट है, सारे लोग आदिवासी ही लड़ते हैं। जी जी और आदिवासी एरिया में रहते हैं तो अपन तो खुद ही आदिवासी परिवार के एक तरह से, जी क्योंकि उसी कल्चर में पढ़ना है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ उठना बैठना है। जी तो ना वो अलग है ना अपन अलग हैं, लेकिन ये महत्वाकांक्षा है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। 2023 में भी जो चुनाव में टिकट पाने वाले कई सारे उम्मीदवारों की लाइन तो लगती होगी, तो इसको लेकर के आला संगठन से कुछ बात हुई, आला कमान से, सीएम साहब से, भाई आपसे सलाह मशविरा करते होंगे किसको देना है? नहीं, इस बार देखिए क्या होता है कि सीएम साहब से बात होती है आपकी? जो समाना बदलता गया, जी तो पार्टियों ने भी अपने सिस्टम बदले, चाहे वो बीजेपी थी चाहे कांग्रेस थी। जी जब मतदाता कम थे, उम्मीदवार कम थे, तो फटाफट फैसले हो जाते थे। जी जब मतदाता बड़े हैं, उम्मीदवार बड़े हैं, तो फैसला करने की, स्क्रूटनी करने का सिस्टम है। जी सर्वे हो रहे हैं विभिन्न स्तर पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी करा रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करा रही है, हमारे प्रभारी जो करा रहे हैं, जी सीएम साहब खुद अपने स्तर से एजेंसी से करा रहे हैं। विभिन्न ऑब्जर्वर जिला स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, स्टेट स्तर पे लगे हुए हैं, वो अपनी घूम फिर के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करके अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनसे छन करके जो चीज़ें आएगी उसमें निर्णय होंगे सारे। झाड़ू विधानसभा सीट से लड़ने को लेकर जो आपके परंपरागत पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स का भी यहाँ नाम चल रहा है कि उनको भी यहाँ से टिकट दिया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने तो अधिकृत रूप से ऐसा कुछ सुना है नहीं। जी ये आपके मीडिया के माध्यम से ही हम सुन रहे हैं, जी चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया में भी एक आध जगह के आया है। जी जी और बाकी ऑथेंटिक रूप से न तो हमको किसी ने कहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी न पार्टी में किसी नेता ने कहा भाई आपके यहाँ से कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है। जी रहा सवाल ये कि पार्टी निर्णय करती है इन सारी चीज़ों। जी जी आज कांग्रेस के नाम पे कोई नाम चल रहा है तो इतना पैराशूट वो ये सारी चीज़ें हो रही है, जी और बीजेपी तो हमेशा इन सारी चीज़ों को करती रहती है। जी कहाँ से लाके कौन लड़ता नहीं लड़ता, ये सारे पार्टी अगर के अपने एक निर्णय- मिनट के लिए पार्टी के अपने निर्णय हैं। जी अगर वो लड़ते हैं तो आप सब नहीं, वो कौन लड़ता नहीं लड़ता पार्टी फैसला करने के बाद की बात होती है। हम कौन होते हैं कि भाई आप निर्णय गलत करोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। जी पार्टी निर्णय गलत कर ही नहीं सकती। जब इतने स्तर पे सारे सर्वे हो रहे हैं, सारी फीडबैक हो रही है, तो पार्टी हित में, इस क्षेत्र हित में
कार्यकर्ताओं की भावनाएं क्या हैं, उन सारे देख के पार्टी निर्णय करेगी। हम क्यों कयास लगाएं इस सारी चीज़ों का, और अभी से क्यों रिवोल्ट एक करें कि भाई आप ये निर्णय करोगे तो हम ये नहीं करेंगे। ये कोई चीज़ें न तो वो पार्टी का ऐसा कहने वाला आदमी, न पार्टी का वफादार है, न और हुआ है। अच्छा, झाड़ोल के विकास की अगर बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है इसको। कहीं बड़े स्तर पर नाम लें, संभाग स्तर पर, तो झाड़ोल का एक बैकवर्ड की छवि आती है। तो आपके तो विधायक इतने टाइम से यहाँ रहे, आप खुद यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं, तो क्या ऐसा कारण लगता है आपको कि काम नहीं हो पाया? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है, हम तो क्या बाकी क्षेत्रों में भी जाते रहते हैं जी, और कई विधानसभा क्षेत्रों के दौरे हमने किए जी, कई काम भी देखे लोगों के हमने, और हमारे यहाँ काम भी देखे। इसलिए मैं तो इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे इस बार हमारा विधायक नहीं था, जी, क्योंकि पिछली बार 13 से 18 तक तो हमारी सरकार ही नहीं थी। जी, वो 5 साल ऐसे गए, 3 से 8 तक हमारी सरकार नहीं थी, जी, वो पूरे 5 साल ऐसे गए। फिर 8 से 13 तक कुछ काम हमने किए। फिर जो एक रोड मैप जो प्लानिंग थी हमारे गाँव की डेवलपमेंट की, वो रुक गई, ब्रेक हो गई। फिर 18 में जैसे हमारी सरकार आई तो उस पर आगे बढ़ना हमने शुरू किया, और रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, और आप रिकॉर्ड उठा के देख लें गवर्नमेंट का, सबसे ज़्यादा उपस्वास्थ्य केंद्र विधानसभा क्षेत्र झाड़ोल में खुले, जी, सबसे ज़्यादा पशु उपस्वास्थ्य केंद्र विधानसभा क्षेत्र झाड़ोल में खुले। जी, और आज की तारीख में जितने पीएमजेएसवाई की रोडें हैं हैबिटेशन को जोड़ने वाली, राजस्थान के अंदर ये झाड़ोल विधानसभा ऐसा है कि सबसे ज़्यादा रोडें यहाँ स्वीकृत होकर काम हो रहा है। करीब 102 करोड़ की हैबिटेशन की रोड। ये रोड तो खराब है, अभी हमारे ये देखा। तो देखिए आप 30 करोड़ रुपया इसके सैंक्शन हुआ और काम चल रहा है। जी, इसके अलावा भी सर बहुत सारे एरिया में, कितना सा एरिया देख लीजिए आप, बहुत सारे एरिया में टूटी हुई है सर। हमको इसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा जी, कि एक प्लेन एरिया में 5 किलोमीटर रोड बनती है और हमारे एरिया में 1 किलोमीटर रोड बनती है। जी, चाहे पैसा ज़्यादा लगता है, चाहे पैसा हमको उनसे डेढ़ आवंटित हो गया, जी, लेकिन हमारी रोड की जो लेंथ है जी, वो पूरी बन नहीं पाती। कितनी कटिंग आप देखिए, आपने देखा होगा, यहाँ तक आए हो, कितनी छोटी छोटी पुलियाँ बन रही, कितने पाइप पड़े हो, कितनी पुलियाँ बन रही है, आप अनुमान लगा दीजिए। जी, और कई जगह ऐसा कि इतना पूरा रोड क्रॉस कर दो, एक पुलिया भी नहीं बनती है, तो कॉस्ट तो उस पर आती है। अब 30 करोड़ में बाकी एरिया में देख लो कितना रोड बन जाएगा, 30 किलोमीटर बन पाएगा, बाकी जगह 45 किलोमीटर बन जाएगा। जी, इसलिए निरंतर रूप से अब लोग, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आपके पास तो सारे माध्यम हैं, और आजकल तो सूचना RTI तो सूचना तंत्र इतना मजबूत है, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जी, आप लेके देखो कि पूरे राजस्थान के अंदर इस विधानसभा में इस बार सबसे ज़्यादा PWD की काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है। जो पुलिया है वर्षों से टूटी पड़ी हुई थी, आप फील्ड में घूम के देख लीजिए, नहीं तो PWD लिख ले लीजिए, वर्षों से जिनकी रिपेयरिंग की मांग लोग समय समय पे कर रहे थे, वो सारी पुलियाँ इस बार बन गई। कई सारी पुलिया, जैसे आप जिक्र किया आपने विकास के कामों का, तो अभी जैसे CM साहब झाड़ू लाए थे, तो बहुत सारे आपके कार्यकर्ता अलग अलग जगह से PSC की डिमांड लेकर के आए, जैसे थोबावड़ा के, ओड़ा थोड़ा के लोग अलग के आए, डैया के लोगों की अलग डिमांड थी, और आपने अपने गांव में PSC सैंक्शन करवा दी। इसको लेकर भी नाराज़गी हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ तो? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं हुई थी, कोई नाराज़गी नहीं हुई। वो इतने उत्साहित थे कि भाई आपका कहा हुआ CM साहब करते ही हैं जी। यदि आप ये भी बोल देते तो CM साहब कर देते जी, लेकिन निश्चित तौर से कर देते। ऐसा सरकार की भी सीमाएं होती है। हमने कहा ये भी हम ही कराएंगे और अपनी ही सरकार कराएगी, और इस बार हमने पूरा लिख के भेज दिया है। थोबावाड़ा के लिए भेज दिया, डैया के लिए भेज दिया, हमने बागपुरा भी होनी चाहिए PSC, उसके लिए भेज दिया, पूरा हमारा देवास वाला एरिया बाकी उसके लिए भेजा, हमने देवास पुलिस चौकी के लिए लिख के भेज दिया जी। अब ये कब होगा? अब देखिए आचार संहिता लगने वाली है, निश्चित तौर से प्रश्न रहेगा, और ये बात हमने कही भी कि भाई आचार संहिता जल्दी लगेगी तो ये प्रश्न रहेगा। CM साहब का प्रस्तावित दौरा था झाड़ोल में जी। और पूरा एक प्लान बन गया था, बालिका कॉलेज झाड़ोल का जी। बालक कॉलेज फलासिया का जी। कि भाई CM साहब इस बार आएंगे तो हम करा लेंगे, लेकिन वो बीमार हो गए, आ नहीं पाए। निश्चित तौर से ये अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम बिल्कुल वायदा करते हैं क्षेत्र की जनता से कि इसको करेंगे पक्का। सरकार हमारी रिपीट हो रही है जी। तो हम आश्वस्त हैं इस बात के लिए कि हमारी प्रायोरिटी पे ये जो चीज़ें छूट गई है वो प्राथमिकता पे हमारी रहेगी, क्योंकि ओगड़ा बेल्ट की बहुत मांग थी जी। और लोग कह रहे थे हो ही नहीं सकता जी। हमने तुरंत करा दिया तो लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया जी। कि भी इसकी अधिसूचना तो जारी हो ही नहीं सकता जो ऑर्डिनेंस जारी होना जी। क्योंकि अभी तो फालतू लॉलीपॉप है जी। और अधिसूचना भी जारी हो गई और कल परसों उसका हम शुभारंभ भी कर देंगे। खलासा तहसील बननी थी, बन गई, चौकी बन गई, बागपुरा में थाना बन गया, तो सारी चीज़ें हुई है। आज आप पिछला कोई गिन के बता सकता हमको 13 से 18 तक के काम जी?
मैं तो बीजेपी के लोगों के भी आपने इंटरव्यू लिए। जी जी। मैं तो उनसे पूछता हूँ कि वो गिन के बताते 13 से 18, 3 से वो तो ये 8। सारा काम उनके विधायक के खाते में गिना था। जय हो, फिर तो विधायक ही बढ़िया, फिर सरकार बनाने की जरूरत क्या है? अच्छा, सरकार हमारी अच्छा, बनती आप है, जी विधायक उनका बन गया तो राजी रहना चाहिए, फिर क्या जरूरत है सर? नहीं। अच्छा सर, आपने कहा सरकार रिपीट कर रही है, तो क्या विधायक भी रिपीट होगा? जैसे झाड़ोल के लिए तो बड़ा एक ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब सरकार बीजेपी की, विधायक कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का, सरकार बीजेपी की। तो राजस्थान के अंदर रिवाज बदला, यहाँ भी तो बदलेगा। आप उसको तो उससे जोड़ो, रिवाज से, रिवाज से जोड़ दें कि यहाँ भी बदलेगा। यहाँ भी बदलेगा रिवाज। जी, सरकार और विधायक दोनों को। अच्छा, लोकल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आपने के मतलब 50 साल का करियर आपने बता दिया राजनीति का। 50 साल में आपको कई सारे पद मिले, कई सारे लोगों को आपने बनाया भी होगा। तो कभी ऐसा रहा लगा आपको कि यार इसको बना के गलती की? नहीं। या इसको बना के अच्छा किया? नहीं। कोई ऐसा शिष्य जो आपको अच्छा लगा, इसको बना के अच्छा किया? नहीं, देखिए हम लोगों का काम है कार्यकर्ता की मदद करना। जी। पार्टी का काम है कार्यकर्ता को अवसर देना। पार्टी टिकट देती है, चाहे प्रधान के हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो। जी। और छोटे नीचे जो सरपंच, वार्ड पंच है, वो ठीक नॉन संबोलिक है तो कार्यकर्ता मदद करते हैं। जी। तो पार्टी का काम है अवसर देना, हमारा काम है उसकी मदद करना। जी। अब मदद देने के बाद, पार्टी के अवसर देने के बाद कौन किस स्पीड से, कितनी इच्छा शक्ति से काम कर सकता है, वो व्यक्ति पे डिपेंड है। जी। इसलिए हम उसका आंकलन ये नहीं कर सकते यार ये फेल्योर हुआ जब अपन ने गलती की। जी। इसमें गलती कुछ नहीं होती है। एक परिवार में भी देख लीजिए आप, जी। माता पिता सारे बच्चों को पढ़ाते ही है ना। जी। सारों को ट्यूशन भी कराते हैं, ये उम्मीद से कराते हैं कि सारे लोग अच्छी नौकरी कर लें। कर पाते हैं क्या? जी। नहीं कर पाते। तो वही थोड़ी समझते यार ये तो गलती कर दी हमने, इसको पढ़ा कर। नहीं, पर पॉलिटिक्स में एक अलग, तो ये इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आदमी की अपनी लपक कितनी है, काम करने की इच्छा शक्ति कितनी है, उस हिसाब से आदमी आगे बढ़ जाता है। नहीं, पर पॉलिटिक्स में एक अलग एम्बिशन होता है कि मैं जिसको बनाऊँ कम से कम मेरे कहने में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे। फिर आपको लगा हो कि यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी बनता है वो क्षेत्र के विकास के लिए बनता है। जी। और इस क्षेत्र के विकास का एजेंडा होता है। और हम लोग जो है ना कि भी जो एमएलए नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, हमारी इच्छा यही रहती है कि भी क्षेत्र में घूम करके जनता से जो वायदे किए हैं वो काम समय पे पूरे हो, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, विश्वास बना रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, ताकि दूसरी बार जाए वो ज़्यादा सोचे नहीं कि नहीं भाई ये कह रहे जो ठीक है। जी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैं। चाहे सरकारें कोई सी भी रही हो, चाहे विधायक कोई सा भी रहा हो, चाहे सांसद कोई सा भी रहा हो, अब पंचायत राज में करीब 25 साल से हम इसमें काबिज हैं। ठीक है, कोटा फैक्टर है, इस वजह से वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी ताकत लगा के कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं तो वो भी अनुकूल होगी। अच्छा, सरकार बनी अगर आपकी, तो ऐसे क्या काम आपको लगता है कि झाड़ोल में बाकी रह गए, अब आप पक्का करा देंगे? सरकार यदि बन गई, सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो इंडस्ट्रियल एरिया रिको का जो डिक्लेयर कर रखा हमने जी, अभी उस पर इम्प्लीमेंट होना आगे। तो सबसे पहले वो रिको का एरिया डेवलपमेंट हो, छोटी इंडस्ट्रीज आवे, इंडस्ट्री लाओगे आप? इंडस्ट्री लावे, क्योंकि ये रोड का भी उस जमाने में हमने जब सीपी साहब थे जी सेंटर में सैंक्शन करवा दी, हाईवे मंत्रालय मिनिस्टर थे, उस समय से पैर चलते चलते अब जाके आपकी रोड की स्थिति इतनी हो गई कि आज सारे लोग यहाँ ज़मीनें ढूंढते फिर रहे हैं, होटल वाले ढूंढते फिर रहे हैं, रियल इस्टेट वाले ढूंढते फिर रहे हैं। और उदयपुर सरकार ने रिको एरिया भी झाड़ोल तक देने में कोई झिझक नहीं की, क्योंकि इजी अप्रोच है जी। तो हम निश्चित तौर से उम्मीद लेके चलते हैं कि वो उस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ जो मुद्दा है वो रोज़गार का है, समस्या रोज़गार की है। पहाड़ी एरिया, लैंड होल्डिंग बहुत कम है जी, और एग्रीकल्चर पे सारे लोग डिपेंड हैं, तो इनसे सारा काम तो चलता नहीं, इसलिए रोज़गार का बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले रोज़गार कैसे बोले उस पर हमारा ध्यान है। जी। अच्छा, प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी जो पार्टी तय करेगी। तो भी आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से कुछ होता ही नहीं उसमें जी, जो पार्टी तय करेगी वो होता है, क्योंकि सबको सर्वविदित है कि एक प्रत्याशी होता है जी। फिर और जो पार्टी थी जिसको तय कर ले, एक अधिकृत घोषणा होती है, फिर सब मिलके लड़ेंगे। जिसको ऑथराइजेशन लेटर मिलता बिल्कुल मिलके लड़ेंगे। 2018 की तरह तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि टिकट नहीं, कटा तो ऐसा है। नुकसान हो गया पार्टी को? देखिए ये ऐसे कोई कारण नहीं है जी कि कोई एक होके नहीं लड़े इसलिए चुनाव हार गए, एक होके लड़े इसलिए जीत गए, ऐसा कोई कारण नहीं है। चुनाव में कुछ परिस्थितियाँ उस पर इस तरह से डिपेंड कर देती है ना, परिस्थितियाँ उस समय कुछ ऐसी बन जाती है जी, कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी रह जाती है ना। जैसे कोई आदमी व्यक्तिगत अपने प्रोग्राम करता, पूरी प्लानिंग करके करता, शादी के जी, प्रोग्राम, जी। इतने गेस्ट आएंगे, इतने वीआईपी गेस्ट होंगे, इतने वो होंगे, वीआईपी गेस्ट के ठहरने की व्यवस्था वहाँ होगी, ये होगा वो होगा। इन सारी चीज़ें करने के बाद में भी कोई न कोई कमी रह जाती है, लोग कमियाँ निकाल के चले जाते हैं। जी।
तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। कहीं जो सोचते हैं उस तरह की पूरी पोलिंग नहीं हो पाती है, कहीं हम थोड़ा उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पिछले चुनाव में हमारे मेन पिछड़ने का कारण ही हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे जी। इस बार होगा कभी हम जीतेंगे तो पिछली जो गलतियाँ उससे सबक लिया हमने जी, और सबक लेकर के अब वो जो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए झाड़ोल विधानसभा की जनता को अगर एक मैसेज देना हो तो आप क्या देंगे? झाड़ोल की विधानसभा की जनता को एक मैसेज देना है कि जो वर्तमान सरकार ने जो विकास की गति जिस रफ्तार से करके आगे बढ़ रहे हैं जी, उस गति में व्यवधान नहीं डालना है यदि जी, तो कांग्रेस पार्टी को वोट दें, उनके उम्मीदवार को जितावें जी। ताकि ये सरकार पुनः बने और जो काम बाकी रह गए वो शेष काम इस एरिया के पूरे हो। जो विज़न इस एरिया के डेवलपमेंट को लेकर के चलना है वो विज़न को हम पूरा कर सकें। जो विज़न हमने गिनाया काफ़ी कामों का जी, वो सारे काम हम समय पूरा कर सकें। तो आज हमारे साथ थे राजस्थान की झाड़ोल विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रामलाल जी गाटे साहब। काफ़ी पुराने, अनुभवी और मंजे हुए राजनेता हैं। सारे सवालों के जवाब बड़ी ही स्पष्टता के साथ इन्होंने देने की कोशिश करी और ऐसे ही हमारा कारवां चलता रहेगा। गाटे साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो और ऐसे ही आप काम करते रहें। हमारी शुभकामना है आपको 2023 बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि आपकी भी तीसरी आँख है ना जी, ये भी बराबर हमारी मदद करती रहे, लोगों तक सारे समाचार मैसेज जाते रहें जी, ताकि लोग जागरूक रहें। जी, तो जितने लोग जागरूक हैं, जी, जहाँ जनता जागरूक है वहाँ विकास निश्चित होगा। जी सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए भूवी टॉक शो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।